नमस्ते चाम्स, कैसे हो सब लोग। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बच्चों, क्योंकि आज हम लोग चालू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। लाइफ में अपनी रिलेशन की बॉन्डिंग तो अपने को पता है, लेकिन केमिकल्स में कैसे बॉन्डिंग होती है ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल आहे मित्रांनो, कारण की हा जो व्हिडिओ आहे, सो केमिकल बॉन्डिंग इज अ बॅकबोन ऑफ केमिस्ट्री, सिंपलमध्ये। बिकॉज जो भी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो भी बॉन्डिंग होगी, जिसमें बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स का इलेक्ट्रॉन का रोल होगा, लोन पेयर्स का रोल होगा, तो ये सारा कुछ है, इसका सारे का जो बेसिक है ये टॉपिक में हमें समझाया है। ठीक है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये है टोटल 6 मार्क्स के लिए। ठीक है। 6 मार्क्स में से टोटल विथ ऑप्शन आपको आ जाएगा 8 मार्क्स में। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद कोसेल एंड लिवाइस अप्रोच। तो यहाँ पे कोसेल लिवाइस अप्रोच में क्या है बच्चों के, ऑक्टेट रूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किस तरीके से थेरी है। वैलेंस बॉन्ड थेरी है बच्चों। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्ड है, डाइपोल मूवमेंट है, रेजोनेंस है। तो ये सारी जो भी बेसिक बेसिक जो बॉन्डिंग रिलेटेड कंसेप्ट है, ये सारी कंसेप्ट हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको मैं समझाने वाला हूँ, सो दैट आप इजीली ये टॉपिक को समझ जाए बच्चों। यहाँ पे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले एक नोट्स अरेंज कर लेता हूँ। क्या करेंगे हम लोग कि साइड बाय साइड, मतलब एक साइड हम लोग पूरे नोट्स देखेंगे और दूसरे साइड वीडियो में हम लोग इसकी पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं। ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो और ये स्क्रीन है वो विजिबल है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग बच्चों। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या है कि बच्चों, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड्स ड्यू टू केमिकल बॉन्ड। मतलब एक एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हम लोग कैसे लिखते हैं, एच एच, और उसके बीच में एक बॉन्डिंग आता है। तो एच के अंदर भी यहाँ पे बॉन्ड होगा। तो जो भी एटम है वो अगर हेल्ड टुगेदर, मतलब जो एक साथ मिल जाते हैं ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग, उसके बीच में बॉन्डिंग है, इसके कारण वो एटम एक में के साथ यहाँ पे कोलैब करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है। ठीक है। NaCl मतलब क्या होता है, अपना सॉल्ट। तो इसमें Na एक एटम है और Cl एक एटम है, और N और Cl, Na और Cl, ये एक में को यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये कनेक्टेड रहते वाले। तो देर आर टू टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, बाय लॉस एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है भाई, दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं सिंपल में। एक होता है भाई, एक बंदा इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे एटम को और वहां पे बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो सोडियम है उसके जो सबसे लास्ट का जो ऑर्बिट है उसमें है आपका इलेक्ट्रॉन एक। तो सोडियम क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, और उससे क्या बन जाता है भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो Na+ बनता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Cl- बन जाता है, और इन दोनों के बीच में बनता है बच्चों बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये जब भी लॉस एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, इसका लॉस होगा और इसका गेन होगा, तो ये बच्चों सिंपल में होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। और जब भी H2 है, H2O यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो H2O में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है फाइनल वैलेंस शेल में, और वो उस कंबाइन करता है H के साथ और दूसरे H के साथ, तो H2O का ये बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बन रहा है वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। यहाँ पे हर एक बंदा क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है भाई, सोडियम होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या एग्जैक्टली हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, और हम लोग एटम क्यों अपना बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसका हम लोग आज बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है। इसका हम लोग अभी बेसिक देखेंगे। ठीक है। तो ये जो एटम है ये बॉन्ड क्यों फॉर्म करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रहा है एटम में। ठीक है। बिकॉज जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा
एटम जो है वो स्टेबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं NaCl जो है मॉलिक्यूल हम लोग, इसमें दो एटम है, एक तो Na है और दूसरा है Cl। ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे Na होता है 11, बराबर। और Cl का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे Cl का एटॉमिक नंबर है 17। ये है आपका एटॉमिक नंबर। तो इसमें अगर ऑक्टेट रूल के हिसाब से लिखे तो शेल में क्या क्या है, क्या पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और फाइनल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे होगा भाई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो सोडियम क्या करता है, अपना जो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को। उससे क्या होता है, अगर ये वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो चले गया, उसके बाद उसमें क्या बचेगा, 8 बचेगा, राइट। तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और जब भी ऑक्टेट रूल फॉलो होगा तब वो जो Na है उसको मिलेगी स्टेबिलिटी। उसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं भाई, बॉन्ड फॉर्म करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, रीजन स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जब भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे कि यहाँ पे 8, तो ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है मतलब वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। मतलब भाई लोगों से कुछ लेना देना नहीं है भाई, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ मस्त आराम से। तो जब क्लोरीन जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फाइनल स्टेट 2 8 और 7, और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 8। तो यहाँ पे क्लोरीन में भी क्या होगा, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है जब, इसका मतलब उसमें क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। यही है बच्चों, ये सिंपल। तो इसके बारे में क्या क्या स्टेबिलिटी है, कैसे यहाँ पे एटम्स का स्ट्रक्चर है, ये सारा हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले रूल है कोसेल रिवाइस रूल। यहाँ पे कोसेल डिवाइस रूल जो है अप्रोच, कोसेल डिवाइस का मतलब दूसरा नाम है बाबू भैया ऑक्टेट रूल सिंपल में। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम लूजेस और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने इसके पहले देखा है, सो दैट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट valence shell contains 8 electrons, therefore the atoms attains the nearest inert electronic configuration। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए आइदर एटम उसका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सिंपल में। तो ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड लिथियम। क्यों नहीं वैलिड होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है, तो फॉलो तो नहीं होगा भाई यहाँ पे। हेलियम का नंबर क्या है भाई, यहाँ पे 3 है, तो हेलियम को हम लोग लिखेंगे ऑक्टेट रूल के हिसाब से, यहाँ पे 2 और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके फाइनल शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल तो वैसे भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, सिंपल में मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे NaCl अगर आप लेते हो, Na क्या करेगा, उसका 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देगा और यहाँ पे 2 8 बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पे 2 8 8 बनेगा। ये Na प्लस बन जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और Cl माइनस बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। और जब भी ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है एक जगह पे और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तब क्या होता है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंपल में यहाँ पे इसके बारे में दिया है। कुछ नहीं भाई, आयोनिक सॉलिड्स मतलब क्या, आयोनिक सॉलिड्स आर सॉलिड विच कंटेन कैटायंस एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड। कैटायन मतलब क्या है भाई, कैटायन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैटायन का क्या मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे हमेशा लक्षात ध्यान में रखना, ये कैटायन हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सो कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये एंड तक ध्यान में रखना, पूरे 11th 12th में ये लगने वाला है। और एनायंस क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड
आयंस। ठीक है बच्चों, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे सॉलिड मतलब क्या है, आयोनिक सॉलिड जिसमें कैटायंस भी है एनायंस भी है। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एक बार देखते हैं। एक अपना गैसियस स्टेट का एक एटम है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, अपने अंदर का जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे लूज किया, लूज करने के बाद वो तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और जो लूज करेगा इसके कारण वो क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन। ये प्रोसेस को आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल में। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो एटम है एक्स वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन, सिंपल में उसका वही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो एनर्जी मतलब एंथैल्पी ही होती है, एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी है बच्चों। तो यहाँ पे जो लूज कर रहा है इसके कारण जो एनर्जी यहाँ पे आने वाली है वो उसको एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यह ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जब वो गेन करने में जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रोसेस जो एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब होने वाली है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपल में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल में और थोड़ा जान लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा तब आप बोलेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से लूज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस केस में क्या होता है भाई, जो भी आपका एटम है एम, उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी क्या पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और इस केस में वो एटम क्या करेगा, वो एनर्जी क्या करने वाला है इस केस में, एब्जॉर्ब करने वाला है। एनर्जी क्या करने वाला है भाई इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, एनर्जी क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है। एब्जॉर्ब करने के बाद ही भाई वो क्या करेगा, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद वो पॉजिटिव बना और उसमें से उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमेशा रहने वाली है एंडोथर्मिक। वो हमेशा प्रोसेस कैसे रहने वाली है आपकी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, जिसमें जो एनर्जी है, जो हीट अगर आप बोल सकते हैं, एनर्जी हीट जो भी है वो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी क्या होती है इसमें एब्जॉर्ब होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एंडोथर्मिक। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरा क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था भाई, कोई एक एटम था, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बन रहा है भाई निगेटिवली चार्ज। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में कभी एनर्जी वो यहाँ से ये रिएक्शन से एनर्जी कभी इमिट होगी, ठीक है, एनर्जी कभी इमिट होगी एनर्जी, या फिर कभी इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब इसको एनर्जी देनी पड़ती है तब ये एनर्जी क्या करता है भाई, एब्जॉर्ब करता है। तो वो प्रोसेस क्या बनेगा, जब एनर्जी हम लोग देते हैं तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कभी कभी ये जो इलेक्ट्रॉन गेन है ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी करता है, कभी कभी वो एमिट भी करता है। कभी कभी एनर्जी क्या होती है भाई, एमिट भी होती है एनर्जी। तो जब भी एनर्जी एमिट होती है तब उसको हम लोग ये प्रोसेस के बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आपकी एनर्जी एमिट होगी तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन जब भी होता है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है भाई, समझ में आया, इजी था सबसे। आगे का देखते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड डिपेंड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द आयंस एंड द एनर्जी रिलीज
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, देखेंगे बाद में, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ लैटिस वगैरह। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे इसका यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दिया है। लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, जो 1 मोल कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम लेते हो, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्ट लेते हो तो उसमें से आप सोडियम और क्लोरीन को, जो अगर हमने सॉल्ट 1 मोल लिया, NaCl 1 मोल लिया, तो उसमें से Na को सेपरेट करने के लिए और Cl को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी यहाँ पे लगने वाली है, इसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, देखना। Compounds having cations with higher charge have large lattice energy than compounds having cations with lower charge। ठीक है, देखते हैं भाई अभी क्या किसके बारे में बात हो रही है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या है यहाँ पे, कि भाई जो भी आपका सॉलिड आयन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सॉलिड आयन है, इसको हम लोग को सेपरेट करने के लिए, इसको हम लोग को सेपरेट करने के लिए, आयंस को, उसके अंदर के आयंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, AlCl3 है फर्स्ट, दूसरा है CaCl2 है, और तीसरा क्या है, NaCl है। ठीक है, यह आपके पास मेरे 3 कंपाउंड दिए हैं, AlCl3, CaCl2 और NaCl। तो इसमें से ये जो Al और Cl को सेपरेट करने के लिए जो लैटिस एनर्जी लगेगी, Ca और Cl2 को सेपरेट करने के लिए जो लैटिस एनर्जी लगेगी, तो NaCl को सेपरेट करने के लिए लैटिस एनर्जी लगेगी, इसमें से किसको सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी लगने वाली है, बताओ एक बार। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे आप चार्ज देखो, यहाँ पे क्या हुआ है भाई, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं क्लोरीन को, और यहाँ पे क्लोरीन का क्या है भाई, 3- है। सिंपल में मतलब एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं क्लोरीन को। इस केस में क्या हुआ है, Ca में, Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिए हैं, और क्लोरीन का दो क्लोरीन है, उसका माइनस यहाँ पे है। NaCl में क्या हुआ है, Na ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन से केस में हुआ है, तो Al के केस में। और जब चीज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब वो बॉन्ड क्या हुआ है, सबसे ज्यादा क्लोज आ गया है, वो बॉन्ड क्या हुआ है, सबसे ज्यादा क्लोज आ गया। और बॉन्ड जब क्लोज आता है तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सबसे ज्यादा लगने वाली है। तो इसके कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा भाई, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके कारण AlCl3 को सेपरेट करने में ज्यादा अपने को एनर्जी लगने वाली है, कंपेयर टू CaCl2 और कंपेयर टू NaCl। ठीक है भाई, ये सारा सिंपल में यहाँ पे लॉजिक बनता है। अभी दूसरा यहाँ पे दिया है, अगर हम लोग लेते हैं LiF लेते हैं, उसके बाद NaF लेते हैं, और उसके बाद KF लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसमें लगेगी सेपरेट आउट करने के लिए, बताइए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इजी है ये। LiF है अगर आपका, ठीक है, तो Li का कितना होता है भाई, Li तो एटॉमिक नंबर कितना होता है Li का, 3 होता है। Na का कितना होता है, 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है भाई, कितना होता है, जो भी है 19-20 जितना भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, Li साइज वाइज क्या है, साइज वाइज कौन बड़ा है यहाँ पे, Li है छोटा, उसके बाद Na है छोटा, उसके बाद पोटेशियम है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, पोटेशियम का है। तो अगर साइज बड़ा है तो इस केस में न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Li का अगर न्यूक्लियस ऐसा होगा सिंपल में, तो यहाँ पे Na का कैसा होगा, उससे ज्यादा बड़ा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन,
और पोटेशियम का क्या होगा, इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप सही से ढंग से देख लो तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे यहाँ से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे साइज के हिसाब से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब LIF का आपका लैटिस एनर्जी ज़्यादा लगेगा, उसके बाद NaF में लगेगा, और इसके बाद KF में लगेगा। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए सिंपल में। देखते हैं आगे का पार्ट अभी। दूसरा क्या है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन का उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद तीसरा जो है कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तीसरा आगे बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो H2O में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए H का दो इलेक्ट्रॉन से S सेटिस्फाई हो जाता है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पे दो हाइड्रोजन के कारण ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है। इसको हम लोग, इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है जिसमें क्या है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे C इथिन है, यहाँ पे इथिन में क्या है, C और C के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, सब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे काम कर रही है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, आपके तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे लॉजिक आप लगाओ। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब भाई तीन रस्सियां यहाँ पे बांधी है सिंपल में, डबल बॉन्ड में दो रस्सियां बांधी है, और सिंगल बॉन्ड में एक ही रस्सी बांधी है। तो मतलब क्या है, तीन रस्सियां बांधी है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। उसके बाद डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सबसे एंड में आने वाला है। ये सारे सवाल बच्चों CET JEE के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर चाहिए। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या है भाई, अब तक क्या होता था कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता था, कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन, अगर H2 है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन देता था, दूसरा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन देता था, और उससे बन जाता था कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही बंदा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अमोनिया है और BF3 है। तो अमोनिया में का जो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो दो लोन पेयर्स है, ये दो लोन पेयर मिलके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। सिंपल मतलब बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के यूज हो रहे हैं। तो अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कंपाउंड के अगर यूज हो रहे हैं, तो वो बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद का हम लोग लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, बना के दिखाता हूं बच्चों, सो दैट आपको यहाँ पे अच्छे से ये पता चले। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्टार्टिंग में बस बनाते हैं। ठीक है, क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है NO2 और दिया है यहाँ पे माइनस, क्या दिया है, NO2 माइनस। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो ये अगर 7 है और ये 8 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे भाई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे 1 × 7 बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू कितना बन जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा, 2 × 8 बन जाएगा। ठीक है, प्लस एक इसके ऊपर एक चार्ज है नेगेटिव, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना ये बन जाएगा भाई, 7 + 16 + 1, तो 16 + 7 17, 17 और 7 कितना बन जाएगा यहाँ पे 24।
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अभी जो अपने पास 24 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं अभी। N है, O है और ये O है, सिंपल में N है, ये O है और ये O है। तो यहाँ पे अगर आप सही से ढंग से देखोगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा भाई, यहाँ पे ये 2 और ये 5 होगा, और ऑक्सीजन में कितना होगा, 2 और 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने, यहाँ पे सीधा बॉन्ड नहीं बनाते, स्टार्टिंग में हम लोग बस लिखेंगे यहाँ पे, बस इलेक्ट्रॉन का हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस हम लोग यहाँ पे अलोकेट करेंगे। तो ऑक्सीजन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 24 में से हम लोग को अभी क्या करना है, सबसे पहले जो टर्मिनल एंड है, मतलब ये, इसको हम लोग पूरा ऑक्टेट इसका कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें भी कितना, हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 8 कितने बनते हैं, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाते हैं, 16। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको अगर चार्ज देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको 8 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको 8 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 8 त्रिक क्या हो गया, यहाँ पे 24 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो 24 बनने के बाद यार हम लोग सोचेंगे यार अभी बॉन्डिंग कैसे करें। तो बॉन्डिंग करने के लिए यार इसमें इसमें भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं क्या। तो सिंपल में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई N है, O है, O है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके लोन पेयर, यहाँ पे टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, यहाँ पे वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 6 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया, तो इसमें क्या करेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको हम लोग लगाएंगे डबल बॉन्ड। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, डबल बॉन्ड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल था तो इसमें से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और ये एक बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ऑक्सीजन का। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बना कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन नाइट्रोजन का कुछ हो रहा है क्या, एक बार वापस एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार वापस इसको आप समझो कि भाई कैसा है ये चीज, क्या है। ठीक है, अगर हमने नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के वैलेंसिस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बन गए, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन तो भाई फुल्ली सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद ये दूसरा जो ऑक्सीजन है, इसके भी ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी स्टेबल हो रहा है, जब भी 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो स्टेबल होता है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा हो रहा है क्या भाई, नहीं हो रहा है भाई यहाँ, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, लोन पेयर के यहाँ के 2 होगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बच रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही बच रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो अभी नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए 4, और ये 3 इलेक्ट्रॉन 7। इसका मतलब क्या है भाई, नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे वो शिफ्ट करेंगे। तो ये अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड में दे देता हूँ इसमें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दे देता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन तो गया सिंपल में, तो ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन फॉर्म करेगा यहाँ पे ऑक्टेट। सिंपल में करते क्या होगा, ये आपके टोटल बन गए 4 4, और ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके 4। तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है, ये इसके 4 और इसके 2, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 लोन पेयर। और ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, ये 6 लोन पेयर और ये एक बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबका यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे
कंप्लीट हो रहा है, और प्लस उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम लोग ऊपर से निगेटिव चार्ज यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद एक कंसेप्ट आती है फॉर्मल चार्ज करके, फॉर्मल चार्ज कोई नहीं, इजी कंसेप्ट है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओजोन का, ओजोन का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मल चार्ज, आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ। ओजोन क्या होता है भाई, O3 होता है। क्या होता है भाई, O3 होता है। मतलब क्या है, O है, O है और ये O है। ठीक है, ये इसका तो ऑक्लेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके 6 लोन पेयर है, ये दो, इसका भी हो जाएगा 6 और 2, लेकिन इसका होगा क्या भाई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इसमें चले गए, तो यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड देना जरूरी बन जाता है, जरूरी बनता है। क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, और ये अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं, दो दो लोन पेयर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे देते हैं। डबल बॉन्ड देने से क्या होता है भाई, ये लोन पेयर का ये 6 में से एक 2 यूज करके डबल बॉन्ड देते हैं, इसके कारण इसका भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को फर्स्ट ऑक्सीजन मानता है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन को इसको 2 पॉइंट देते हैं, और तीसरा है ये 3। जो फर्स्ट नंबर का ऑक्सीजन है उसका हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, इसका हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसका हम लोग फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे, FC फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा भाई, देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पे ये 6 बन जाएगा, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर आ रहे हैं भाई, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ रहे हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर आ रहे हैं भाई, 4 लोन पेयर आ रहे हैं सिंपल में। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिए और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बॉन्ड किसके साथ कितने फॉर्म कर रहा है, 1 2 3, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे। तो इसका क्या आंसर आएगा भाई, 6 माइनस 2 माइनस 3, तो ये आएगा भाई +1। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑक्सीजन नंबर 1 है ये क्या है भाई, पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि +1 से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे डिनोट प्लस करके, इसको हम लोग प्लस या फिर +1 करके भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अभी फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 2। तो फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 6 है। यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग पेयर के। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 6 माइनस 4 माइनस 2 0। तो इसके ऊपर भाई कुछ भी चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड नंबर का देखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 3। इसका कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 है, ऑक्सीजन है, वह लोन पेयर 4 है, और बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक ही बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 6 माइनस 4 माइनस 1, 1 बन जाएगा यहाँ पे, और 1 6 माइनस 4 माइनस यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका भी क्या रहेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे रहने वाला है, ये भी क्या रहेगा भाई, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे रहने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक सा किया है क्या, हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने रहेंगे, 6 रहने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 है तो ये आएगा 4 की जगह 6 आ जाएगा भाई, 4 की जगह 6 आ जाएगा, और 6 में 6 और ये -1 आएगा इसका आंसर।
क्योंकि हम लोग देखो ना भाई, एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं पे है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सिंपल में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स माइनस 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल में, ठीक है। इसके आगे का देखते हैं अभी। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। यहाँ पे लिमिटेशन क्या क्या है, ऑक्टेट रूल मतलब क्या है, एंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, जैसे कि है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होता है भाई, फ्लोरीन का 9 होता है राइट एटॉमिक नंबर, तो 2 और 7। तो फ्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे बोरॉन से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बोरॉन कितना है नंबर, एटॉमिक नंबर 5 यहाँ पे। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 2 और 3। तो यहाँ पे बोरॉन का आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो ना भाई, कितना बोरॉन के पास कितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 2 है, इसके 2 है और इसके भी 2 है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 6 है, लेकिन अपने को कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ये केस में ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलेंगे। जैसे कि BF3 है, BeCl2 है, LiCl है, ये सारे केस में ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है, ड्यूप्लेट फॉर हो रहा है कुछ कुछ केसेस में। ऐसे यहाँ पे एक्सपांडेड ऑक्टेट में देखो SF6 है, PCl5 है, H2SO4 है। तो यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है टोटल भाई। 6 बॉन्ड है मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 इलेक्ट्रॉन्स उसके बैलेंस में है क्या, नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे भी जो आपका ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तीसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन्स, क्या है भाई यहाँ पे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो NO और NO2 यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो इसमें क्या है, N में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है सिंपल में, तो वो बन जाएगा भाई ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वो बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो एन में भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में ऑक्टेट रूल भाई फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या था भाई, ऑक्टेट रूल सारी जगह पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल अभी सॉल्व करते हैं। सीओ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, भाई सिंपल में क्या चेकना है अपने को, सी का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए, ओ का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। तो सिंपल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसके 6 और इसके 2, 8 हो गए। और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन का देखो, इसके 6 और इसके 2, 8, दोनों भाई हैप्पी है, तो ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, ठीक है। BF3 में वही SiO2 का है। BF3 का तो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि भाई बोरॉन का बस, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते बोरॉन के पास। इसके बाद फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसा है, और एक आप ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है भाई फॉर्मल चार्ज। क्या कैलकुलेट करना है भाई, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। किसका कैलकुलेट करना है, यहाँ पे दिया है उन्होंने एक स्ट्रक्चर, सल्फर दिया है, उसके 2 लोन पेयर दिए हैं, उसके बाद कार्बन दिया है भाई, उसके बाद नाइट्रोजन दिया है, उसके 6 लोन पेयर दिए हैं। उसके कितने दिए हैं, 6 लोन पेयर्स दिए हैं, और उसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर निगेटिव चार्ज दिए, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर निगेटिव चार्ज दिया। और पूछा क्या है भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज पूछा है, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, तो फॉर्मल चार्ज का अपना, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन का रूल क्या है भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7, मतलब 2 और 5। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो कितने हैं भाई, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 यहाँ पे लोन पेयर दिए हैं, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, -1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे। तो ये कितना बन जाएगा, 5 - 6 - 1, तो ये बन जाएगा -2। तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कितना फॉर्मल चार्ज है, -2। CET JEE के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर। भाई सल्फर का पता है, SF6 के अराउंड कितना है भाई, 6 बॉन्ड है, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। SF6 का स्ट्रक्चर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था।
तो अभी हमने क्या देखा भाई कि ऑक्टेट रूल हर जगह पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसके कारण ही इसके कारण ही ये VSEPR थ्योरी आ गई। VSEPR मतलब क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके कारण ही ये ऑक्टेट रूल हर जगह यूज नहीं कर सकते, इसके लिए ये थ्योरी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये थ्योरी एग्जैक्टली क्या है ये देखते हैं। Based on the idea that electron pairs arrange themselves in such a way that repulsion between them is minimum। मतलब क्या है भाई? अपना न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट होते हैं भाई कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम हो जाए। रिपल्शन कम हो जाए सो दैट स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाए। स्टेबिलिटी के लिए सब लोग भागते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेंड ऑफ रिपल्शन मतलब रिपल्शन कितना होता है यहाँ पे? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होते हैं। सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में यहाँ पे रिपल्शन होता है। एक बार समझा देता हूँ। अगर आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है, क्योंकि क्या होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पेयर में। तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे इसके दो लोन पेयर यहाँ पे डालता है, यहाँ पे दो लोन पेयर डालता है, और दोनों का भी ऑक्टेट इस केस में कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का जब फॉर्मेशन होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या होगा भाई? रिपल्शन होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? रिपल्शन होगा। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन है वो होगा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। वो होगा भाई लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, मतलब ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद होगा भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब ये एक लोन पेयर हो गया, उसका ये बॉन्ड पेयर हो गया, मतलब बॉन्ड ये है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये है। तो इन दोनों में सबसे उसके बाद सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, और उसके बाद जो है रिपल्शन वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। उसके बाद का जो रिपल्शन है वो होगा भाई बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो सबसे कम रिपल्शन जो होता है तो वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में यहाँ पे रिपल्शन होता है। ठीक है, तो रिपल्शन के कारण क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। रिपल्शन के कारण भाई शेप चेंज हो रहा है आपका। क्या हो रहा है यहाँ पे? शेप चेंज हो रहा है। अगर आप NH3 को सही से देखो तो NH3 भाई 3 हाइड्रोजन थे, इज्जत से रह सकते थे एक में से दूर से, लेकिन बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के जो दो लोन पेयर है, ठीक है, वो लोन पेयर क्या करते हैं भाई? यहाँ पे नाइट्रोजन के जो दो लोन पेयर है वो इसको यहाँ पे और ज्यादा टेढ़ा बना देते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन के दो लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर को रिपल्शन होता है, और इसके कारण जो हाइड्रोजन है दोनों वो नीचे आ गए, और उसके बीच में का एंगल कितना बन रहा है? 107.107 डिग्री और 18 मिनट्स यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर H2O की बात करें तो ऑक्सीजन के ये दो लोन पेयर है, वो भी रिपल्शन करते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग पेयर के, तो इसके कारण इसका भी स्ट्रक्चर नीचे आ गया। तो नीचे आने के कारण यहाँ पे इसका एंगल कितना होगा? 104 मिनट्स और 35 यहाँ पे डिग्री और 35 मिनट यहाँ पे इसका ये हो रहा है टोटल। तो आप ये सारा एक बार स्ट्रक्चर देख लेना क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो मॉलिक्यूल्स है इसकी हम लोग अभी ज्योमेट्री देखते हैं। अगर लीनियर ज्योमेट्री है, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो लीनियर ज्योमेट्री रहेगी, जैसे कि CO2 है, ये सारा है। तो लीनियर ज्योमेट्री में भाई कुछ लोड नहीं, कुछ भी लफड़ा नहीं है। सिंपल में CO2 का कैसे होता है भाई? ये O है और ये O है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 और ये 4, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन भी खुश है, ऑक्सीजन भी खुश है, और ऑक्सीजन तो इस केस में क्या हो रहा है भाई? इज्जत से लीनियर साइज आपकी यहाँ पे हो रही है। इसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या होता है इस केस में? BF3 ऐसा जे ये लीनियर लिखा है तो BF3 लीनियर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई? रिपल्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन। तो BF3 हम लोग ऐसे लिखेंगे, BH3 है, BCl3 है, NH3 है। तो ये सारा ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर आता है। टेट्राहेड्रल साइज भी कुछ कुछ होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा। ये क्या होगा भाई? CH4।
तो ये H आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल पोजीशन है, ये C और H से कनेक्टेड है, ये CH से, ये इससे और ये इससे। तो ये NH4+ में भी होता है, SiCl4 में भी होता है। तो ये आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, याद ही रखना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ और बात है नहीं है। इसके बाद कौन सा साइज है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल क्या है भाई? बाय पिरामिडल। यहाँ पे इसका साइज है, मतलब PCl5 है, SB5 है, AS5 है। तो ये सारे बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब 8 जगह पे इसकी भुजाई होगी। तो SF6, जैसे हमने इसके पहले भी SF6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। S है, F, 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 F और ये F। ये हो जाएगा SF6, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखते हैं कि उसका बॉन्ड के ऊपर कैसा इंपैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर SO2 है तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, सिंपल में। सॉरी, दोनों भी डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? एक बन जाएगा यहाँ पे, तो एक बनेगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? दो है। तो इसका दोनों का बीच में का जो एंगल है वो 119 है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बेंट स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है NH3 वगैरह अगर होगा, PCl3 होगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। इसके बाद हम लोग देखेंगे H2O का स्ट्रक्चर, H2S का, जो कि एक बेंट स्ट्रक्चर है, OF2 का, SL2 का। उसके बाद सी सॉ स्ट्रक्चर एक होता है। सी सॉ स्ट्रक्चर क्या है? SF4 का। ये आपको याद रखना है, सी सॉ स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे सल्फर है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। टी शेप स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो आपको टी दिख रहा है, तो टी के कारण क्या है? यहाँ पे ClF3 है, BrF3 है, ICl3 है। इसके बाद पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल, मतलब नीचे क्या बना है भाई? यहाँ पे स्क्वायर बना है और ऊपर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इसको, इसमें क्या होगा? Br5 है, IF5 है। और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है XeF4 में, ठीक है, यहाँ पे पूरा स्क्वायर है। ये सारा आपको भाई याद रखना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता सिंपल में, क्योंकि CET में इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। आप क्या करो, इसको एक बार पढ़ो और बिना देखे अपने बुक में लिख लेना, हो जाएगा भाई। रट्टाबाजी थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं, और उसमें केमिस्ट्री सबसे ईजी होता है, और जो हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है। और कम से कम टाइम में तभी सॉल्व कर पाओगे आप जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी, जब आपके दिमाग में फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाए। आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री, क्या है भाई? स्क्वायर नीचे है और ऊपर एक पिरामिड की तरह बना है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बेंट स्ट्रक्चर, मतलब बेंट हो रहा है, मतलब कौन सा भी H2O जैसा, तो यहाँ पे OF2 है। XeF4 का कौन सा रहेगा स्ट्रक्चर भाई, बताओ? XeF4 ये रहेगा स्क्वायर की स्क्वायर, ये टेट्राहेड्रल रहने वाला है भाई, बताइए। तो यहाँ पे स्क्वायर रहने वाला है। क्यों स्क्वायर रहने वाला है? क्यों, उसका पता नहीं है भाई, सीधा एक्सपेरिमेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।